INS24 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं INS24 न्यूज और मैं हूं निहाल अजीज। बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है और जैसा कि आपने देखा, माननीय नीतीश कुमार जी ने 7वीं बार शपथ ग्रहण किया है और 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री राजन कुमार सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार जी ने 7वीं बार शपथ ग्रहण किया है बतौर मुख्यमंत्री। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजों को? देखिए, मैं देखता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार ने विकास किया है और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, इसमें उनकी कामयाबी उनको मिली है। पहले होता था कि जातिगत व्यवस्था पर चुनाव लड़े जाते थे। बिहार यूपी को बहुत हद तक प्रभावित करता है यह व्यवस्था, लेकिन धीरे धीरे जब जनता कंसस होने लगी तो अब जनता विकास चाहती है। जनता को चाहिए कि सड़क दुरुस्त हो, स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त हो, शिक्षा दुरुस्त हो, पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हो। इन सारी मुद्दों पर नीतीश जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री के रूप में बैठाने 2020 का जो चुनावी दौर था, इस दौर में नीतीश कुमार के खिलाफ लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार को लोग इस बार उतना महत्व नहीं देंगे जितना कि विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव थे, उनकी भीड़ भी इकट्ठी हो रही थी उनकी सभाओं में। इन सबको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा तो था, चुनाव के पहले लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस सरकार के खिलाफ है जी, और बहुत हद तक एक सशक्त विपक्ष भी उभरा है 2020 के चुनाव परिणाम के बाद। जी, पहले और आज के विपक्ष में जमीन आसमान का फर्क है। दिखता जी। आज विपक्ष सरकार को कोई भी मुद्दों पर घेरने का काम विधानसभा के अंदर, सड़क के अंदर, सदन के अंदर, सदन पर कर सकती है। तो फिर भी इन सारी चीजों को दरकिनार करके कुछ मुद्दे थे जो अल्टीमेटली विकास पर आधारित मुद्दे थे, मुद्दों पर जनता ने वोट कास्ट किया है। आपको क्या लगता है कि बिहार की जो जनता थी वो किन मुद्दों को सामने रखकर ये चुनाव लड़ी? क्या मुद्दा था उनके लिए विशेषकर? देखिए, बिहार के लोगों को, या हम हो या कोई हो, यह चाहिए कि भाई यहाँ की जो व्यवस्था हो, व्यवस्था चाहे कानून की व्यवस्था हो जी, या अन्य व्यवस्था हो, लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें, घरों में या घरों के बाहर। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इसके साथ साथ बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, स्कूल से सही सलामत घर आ जाएं, उनकी देख रेख सही ढंग से स्कूल में या घर पर या घर के बाहर किसी काम से निकले तो वह पूरी तरह गार्जियन आश्वस्त हो कि भाई हमारा बच्चा घर के बाहर निकला है तो आ जाए। तो इन्हीं सारी मुद्दों पर, और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार यह था जी कि बिहार की जनता, आपने ठीक निहाल साहब कहा कि बिहार की जनता चुनाव के पहले बदलाव 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 कह रही थी जी, और बदलाव की ओर उनका झुकाव भी हो गया था। लेकिन बहुत सारी चीजों को देखने के बाद जब 90 के दशक को याद किया गया तो उस दशक को याद करने के बाद जनता ने अपना मन बनाया कि चलो उस व्यवस्था से यह व्यवस्था ज्यादा बेहतर है, इसलिए बार इनको मौका दिया जाए। और लोगों ने मौका दिया तो विकास चारों तरफ से नीतीश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने में भरपूर विकास का योगदान रहा। राजन सिंह जी, एक चीज जो मैं आपको टोकना चाहता हूं कि पिछली विधानसभा जो 2015 की थी, उसमें जदयू को भारी बहुमत थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, लगभग दूसरी बड़ी पार्टी थी वो। इस बार बहुमत 50 भी पार नहीं कर पाए, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, खास करके उस समय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी एक साथ चुनाव लड़े थे।
ठीक है, उस बार 71 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिला था जी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने उन चीजों को जनता के पक्ष में किया, जनता का हर एक तरह से ख्याल रखते हुए किया, लेकिन एक दो जो मुद्दे थे वो मुद्दे लगता है कि जनता को रास नहीं आया। जैसे शराबबंदी, मैं समझता हूं कि उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछली सरकार की सबसे बड़ी चूक मानते हैं? हाँ, पिछले सरकार की चूक क्या, शराबबंदी तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि शराब खुलेआम बिक रही थी वो बिकना बंद हो गया है, लेकिन कुछ चीजें जो है उसमें आज भी संशोधन, मैं एक अधिवक्ता के नाते कहता हूं कि संशोधन करने योग्य है उस एक्साइज एक्ट। जी। नीतीश कुमार को बैक फुट पे लाने में कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का भी हाथ है क्या? मुझे तो लगता है कि चिराग जी के चुनाव लड़ने से और जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे वहां वहां उनके मोस्ट ऑफ दी कंस्टिट्यूएंसीज में उनके भी कैंडिडेट रहे जी, और एक वोट का बिखराव तो हुआ है, और वो वोट का बिखराव जनता दल यूनाइटेड के ही वोट का बिखराव हुआ। अच्छा, इन दोनों वोट के बिखराव में आप एक चीज मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बड़ी सफलता मिली है? बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि चिराग जी के अलग होने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को असर पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटों का बिखराव नहीं होने दिया, बीजेपी ने नहीं होने दिया बिखराव। और केंद्र की नीति भी जी, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी की नीति भी, नरेंद्र मोदी के का कार्य भी बीजेपी को यहाँ वोट दिलाने में मदद की है। 2015 के बाद 2020 का जो चुनाव था, कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी एक चेहरा के रूप में प्रस्तुत किए गए बिहार विधानसभा चुनाव में, इस पे आपकी टिप्पणी? देखिए, चुनाव तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के ही चेहरे पर लड़ा गया। बिहार में जो भी पिछली बार भी चुनाव में ही इन्हीं का चेहरा था, लेकिन पिछली बार कुछ फिजा अलग था, क्योंकि बहुत सारा पूरा समीकरण अलग था, लोगों की सोच अलग थी। और मैंने तो शुरू में ही कहा कि जातिगत व्यवस्था भी बिहार के चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित करती है, लेकिन चेहरा तो नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर बिहार में बीजेपी को सफलता मिली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? सुशील मोदी जी को बैकफुट पे जाना पड़ा है, उन्होंने एक ट्वीट करके अपना दर्द झलकाया है, इस पे तमाम बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपके अपने विचार? मुझे लगता है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है, तो यह पार्टी अच्छा ही सोच कर। राजन जी, एक सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि विपक्ष बहुत मजबूत है, नीतीश कुमार की खुद की अपनी सीट काफी कम है, तो वो कैसे तालमेल बिठा पाएंगे भाजपा के साथ में और उनके अन्य सहयोगी जो भी उनके कार्यकाल में मंत्री बनेंगे? क्या मुश्किल परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है क्या उनके लिए? देखिए, राजनीति में और खेल में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव है। संभव और असंभव दोनों मिला जुला मिश्रण है राजनीति के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में। तो आगे क्या होगा यह आज के परिप्रेक्ष्य में कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड को बहुत कम सीट मिला है पिछली बार की अपेक्षा, इसलिए कहीं ना कहीं तो कुछ प्रभाव डालेगा। 2020 के इस चुनाव में आप किस राजनेता को मैन ऑफ द मैच बताना चाहेंगे, जिनकी राजनीति ने बिहार में भूचाल लाया या काफी हद तक बिहार की राजनीति को प्रभावित किया? नरेंद्र भाई मोदी की राजनीति, उनकी सोच, उनका विजन, उनका कार्य करने की पद्धति और उनकी लोकप्रियता ने
हाँ जीत अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लोकप्रियता है वो बरकरार है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस किए, चुनाव के लास्ट मोमेंट पे प्रधानमंत्री जी का दौरा शुरू हुआ बिहार में, और यहाँ पे अनेक जगहों पे जहां जहां मोदी जी गए वहां पे भाजपा ने भारी बहुमत से अपना विजय जो पताका है वो फहराया है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं उत्तर बिहार के कुछ सीटों में, जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के जो सीट्स हैं इन जिलों के, उनमें बिल्कुल एकदम भाजपा जो है वो शुरू से ही बढ़त बनाए रही। तो क्या इसका सीधा जो है वो माननीय मोदी जी को श्रेय जाता है? नहीं, माननीय मोदी जी के विजन का तो प्रतिफल है ही। और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के लिए मैं कहूंगा कि डॉक्टर संजय प्रसाद जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, और हमारे पूर्वी चंपारण के माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी जो भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री भी रहे हैं जी, इन दोनों की मेहनत और इन दोनों का, चूंकि वो लोग बहुत ग्रास रूट लीडर हैं हमारे माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी, और मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हूँ क्योंकि ये मेरे मामा स्वर्गीय राम किशोर शर्मा जी अब नहीं रहे, बैंक में थे, वो भी बिहार मजदूर संघ के, भारतीय मजदूर संघ के वो नेता थे ग्रामीण बैंक में जी। तो उनसे मामा के अच्छे दोस्त, और इस नाते मैं माननीय सांसद को मामा जी ही कहकर संबोधित करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, इनकी मेहनत भी बहुत रंग लाई और इनका अथक प्रयास शुरू से निरंतर पार्टी को आगे बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी को और डॉक्टर संजय प्रसाद जायसवाल जी को कि उनकी मेहनत से पश्चिमी चंपारण ने भी अच्छा खासा सफलता पाया है इस चुनाव में। चलिए, तो अगर हम बात करें महागठबंधन के जो नेता थे तेजस्वी जी, वो कहाँ चूक गए इस चुनाव में? बहुत करीबी मामला रहते रहते रह गया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत कड़ी मेहनत की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है जी। लेकिन कुछ पूर्व के जो की बातें थी, कुछ चीजें थी, वो चीज थोड़ा प्रभावित किया इनको आगे। क्या 15 साल पूर्व की बातें अभी भी लोग लेकर चल रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव अपने माता पिता तक का फोटो अपने बैनर पोस्टर पे कहीं इस्तेमाल नहीं किया। वो शायद ये संदेश देना चाहते थे कि वो युग बीत गया है, ये नया जनरेशन है, नया बिहार गढ़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 12-13 हजार के लगभग वोटों के अंतर से सत्ता फिर से वापस नीतीश कुमार के पाले में चली गई। देखिए, मेहनत तो महागठबंधन के लोगों ने भी बहुत किया, तेजस्वी यादव जी ने भी बहुत मेहनत किया, सब चीज किया, लेकिन आपका कम अंतराल से जीत हार भी हुआ है जी। मैंने शुरू में कहा कि विपक्ष भी इस बार सशक्त है, लेकिन इन सबके बावजूद भी सफलता और सफलता तो व्यक्ति के जीवन में आता ही रहता है। तो इस बार असफल अगली बार हो सकता है कहीं सफल। अच्छा, एक जो सबसे लोगों का सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल ये था कि कांग्रेस को क्या वाकई में आत्मचिंतन का समय आ गया है? क्या उसे आत्मचिंतन करना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो घोर आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है, कांग्रेस पार्टी एक समय इंदिरा जी के समय में, राजीव जी के समय में जो कांग्रेस पार्टी थी, आज वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। इसलिए सभी लोगों को बैठकर और आंतरिक बहस होनी चाहिए कि इस पार्टी में क्यों इतनी गिरावट प्रतिदिन आती है। अभी आपने देखा होगा कपिल सिब्बल जी ने एक ट्वीट के माध्यम से मीडिया में जानकारी दी कि जो नेतृत्व है उसके क्षमता के ऊपर सवाल उठाया। तो क्या नेतृत्व वाकई में बदल जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी का? ये नेतृत्व तो बदलना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि राहुल जी के नेतृत्व में बहुत दिनों से पार्टी चल रही है और बहुत ज्यादा कोई सफलता तो मैं प्रत्याशी सफलता पार्टी का नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि जब से राहुल जी ने कांग्रेस का कमान संभाला है, पार्टी दिन पर दिन वो नीचे गिरती चली जा रही है। हाँ, पार्टी में तो मैंने पार्टी के चिंतन में, पार्टी की सोच में और पार्टी की सफलता में भी गिरावट। बिहार कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करना चाहिए।
बिहार कांग्रेस को भी करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 27 सीट, जी पिछली बार उन्होंने इस बार 27 सीट, इस बार 19 सीट, जबकि इस बार ज्यादा सीट पर चुनाव 70 सीटों पे चुनाव 70 लड़ा। सीट पर चुनाव भी लड़े थे लोग। तो ये जो माइनस में उनका परफॉर्मेंस है, क्या ये एक मुख्य वजह बना बिहार में महागठबंधन को? हाँ, ये भी एक कारण है, क्योंकि सीट अगर बढ़ता होता कि 27 से ज्यादा होता या 27 भी रहता तो कुछ बात बन सकती थी। बिहार के जो कुछ अहम मंत्रालय हैं जो स्वयं माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने पास रखा है, आपको क्या लगता है मंत्रालयों का जो बंटवारा है वो सही ढंग से हो रहा है? अभी तक तो चूंकि परसों ओथ से कल सर जी हाँ, कल माननीय मुख्यमंत्री ने 7वीं बार नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बतौर शपथ ग्रहण की है, और अभी तो उनके साथ टोटल 15, उनके अलावा 14 मंत्री हैं। तो अभी एक मंत्री के ऊपर बहुत सारे विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार होंगे, और अभी जो है वो अब चूंकि मुख्यमंत्री शुरू से ही सामान्य प्रशासन, गृह, अपने पास निगरानी ये सब अपने पास रखते थे, तो इस बार भी रखे। आगे विस्तार होगा तो क्या होगा। बिहार में किस नेता को आपके नजर से निकल के उभर के आना चाहिए और उनको मंत्रालय दिया जाना चाहिए? कोई खास नेता जो आपकी नजर में लगे कि वो बैकफुट पे अभी रहा है या उसको थोड़ा दरकिनार किया जाए? नए लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए। नए लोगों को राजनीति में जो आते हैं उन लोगों की सोच भी एक बहुत उत्तम सोच होती है। उन लोगों की सोच भी बहुत हर एक तरह से लोगों के बीच या पार्टी के बीच एक वजह बनकर आती है। तो नए लोगों को अगर जगह दी जाती है, नए लोगों को प्रमोट किया जाता है, तो पार्टी के हित में अच्छा होगा, राज्य के हित में भी अच्छा होगा। आपसे अगर मैं कहूँ कि दोनों मुख्य जो पार्टियां हैं उनके लिए दो शब्द कहें, जो विफल रहे या जो सफल रहे। देखिए, जो सफल रहे उनके लिए तो यही है कि पिछला जो सरकार के जो एजेंडा हैं, जैसे कि सरकार कहती है और नीतीश कुमार जी का भी शुरू से यह कहना रहा है कि भाई हम क्राइम पर, करप्शन पर किसी प्रकार का मेरा टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस पर। तो मुझे लगता है कि उस पर वो काम करते हैं, और पूर्ण रूप में अपराध का रुक जाना तो यह विदेश में भी ऐसा संभव नहीं। तो बिहार तो है, यहाँ बहुत सारे फैक्टर हैं, और जो पार्टी विफल हुई इस चुनाव में उनके लिए भी मेरा यह कहना है कि चलिए भाई, आदमी जब कोशिश करता है, कोशिश करते करते कहीं ना कहीं चूक होती ही है, लेकिन बहुत मामूली चूक है। और बच्चे जब एक बार परीक्षा में कम अंक लाते हैं, दूसरी बार मेहनत करते हैं तो आ ही जाता है। तो इसी तरह राजनीति में भी होता रहता है। चलिए, बिहार की तमाम राजनीतिक बातें हम दोनों ने करी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और बिहार की चुनावी मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में आपने जो बातें की, और इसके लिए मुझे आपने एक इस योग्य समझा कि इनसे कुछ लिया जा सकता है। इसके लिए मैं हृदय की अंतरिम गहराई से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपके लिए शेर अर्ज करता हूं कि भाई थोड़ी बहुत कमी तो यहाँ हर किसी में है, खूबियों का दरिया भी इसी आदमी में है। छाया तेरे गुनाह की औरों पे क्यों पड़े, क्या चंद्रमा का दाग कहीं चांदनी में है। तो आप काफी ऊंचाई तक जाएंगे, यह अल्लाह ताला से और ऊपर वाले से बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आभार। तो ये थे पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री राजन सिंह जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से, बेबाक अंदाज में बिहार की राजनीति पे रोशनी डाली। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार से रिलेटेड या देश की तमाम राजनीतिक उठापटक आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचती रहे। बहुत धन्यवाद।